अब जो हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि सप्लाई का जो टाइमिंग है वो क्या होती है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें दो सेक्शन होता है, एक सेक्शन 12 और एक सेक्शन 13 होता है। सेक्शन 12 हमें गुड्स के गुड्स का जब सप्लाई होता है उस समय उसकी क्या टाइमिंग होगी वो बताता है, और सेक्शन 13 हमें जब हम सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या होगी उसके बारे में बताता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन 12, सबसे पहला इसमें दो चीज आता है जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं। एक तो एफसीएम और एक होता है आरसीएम। एफसीएम होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म उसको कहते हैं जब सप्लायर ही खुद ही पेमेंट करता है टैक्स की, तो हम वहाँ पे उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। और आरसीएम क्या होता है कि जब रेसिपेंट जो है वो टैक्स पेड करता है तो हम आरसीएम लगाते हैं। तो सबसे पहला फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एज पर सेक्शन 12(2), तब हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। जब हम एफसीएम में अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी भी टैक्सेबल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एफसीएम में, तो उस समय हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी गुड्स की। तो इसमें दो केस है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। केस 1, इनवॉइस इज इशू विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 31। अंडर सेक्शन 31 में जो इनवॉइस के इशू होने की टाइम लिमिट बता रखी है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर हमारा इनवॉइस इशू हो जाता है, तब हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब हमारा इनवॉइस इशू होगा उसी डेट को हम अपने टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो जो हमने सेक्शन अंडर सेक्शन 31 में पढ़ा था कि इनवॉइस के इशू होने का जो टाइमिंग होता है, कि अगर जनरल केस है तो इनवॉइस हमारा कब इशू होगा, जब गुड्स की मूवमेंट हो रही है, सप्लायर की जगह से रेसिपेंट की जगह तक पहुंच रहा है, तो उस टाइम इनवॉइस हम कब तक इशू कर सकते हैं, बिफोर या एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब या तो गुड्स के मूवमेंट से पहले या फिर गुड्स के मूवमेंट के वक्त हम जो है इनवॉइस इशू कर सकते हैं। वो जनरल केस होता है। और दूसरा केस होता है कंटिन्यूअस गुड्स में, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ गुड्स में। वहां पे क्या होता है कि जो सप्लायर और रेसिपेंट होता है वो पीरियोडिकली पेमेंट और पीरियोडिकली यूसेज स्टेटमेंट बनता है। जब पीरियोडिकल यूसेज स्टेटमेंट बन जाएगा और पीरियोडिकली पेमेंट होगा, तो उस टाइम या उससे पहले जो है इनवॉइस इशू हो जाती है, तो वो टाइम लिमिट होती है इनवॉइस के इशू होने की। तो उसी दोनों के रेफरेंस के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि इनवॉइस अगर टाइम के अकॉर्डिंग पूरी हो जा रही है, मतलब बन जा रही है, तो हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगी। और केस 2 में क्या है कि अगर हमारा इनवॉइस जो है वो टाइम पे नहीं बन रहा है, जो हमारा टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा इनवॉइस इशू नहीं हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई मेरी वो मानी जाएगी लास्ट डेट बाय विच द इनवॉइस शुड बी हैव बीन इशू, मतलब कि जो आखिरी दिन इनवॉइस इशू होगा उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मतलब कि अगर इनवॉइस जो है वो टाइम पीरियड हमारी दे रखी है उस टाइम पीरियड पे इशू नहीं हुआ है, तो हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो जब इशू होगा तभी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। एक और बात हमें जानने की जरूरत है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, registered person other than a composition supplier is not required to pay GST on advance received for supply of goods. Tax is payable only at the time of issuance of invoice. जैसे कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसको कोई भी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो एडवांस में मिल जा रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि जब उसको पैसा जिस समय मिल रहा है उसी समय आपको पेमेंट करना, नहीं। आप जो है आपकी जो सप्लाई जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप उस पर टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकते। जब तक इनवॉइस भी इशू नहीं हो जाता है तभी आपको टैक्स का पेमेंट करना है, उससे पहले नहीं करना है। मतलब कि अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपको कोई भी एडवांस मनी रिसीव हो रही है तो हाथों हाथ आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा एफसीएम में जब सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और इनवॉइस का हमने टाइम लिमिट वगैरह सब पढ़ लिया। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं, तो इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है कि रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का जो रिमूवल हो रहा है सप्लायर से रेसिपेंट की जगह पे, वो 10 अक्टूबर को हो रहा है। ओके, 10 अक्टूबर को हमारा गुड्स का रिमूवल हो रहा है और इनवॉइस इशू हो रही है 12 अक्टूबर को। हालांकि इनवॉइस हमारी 10 अक्टूबर को इशू हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इनवॉइस जो है वो टाइम एज पर द टाइम नहीं हुई है इशू, लेट हुई है इशू। तो जब हमारा पेमेंट मतलब कि इनवॉइस जब लेट इशू होता है तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है, लास्ट डेट मानी जाती है जिस दिन इट शुड हैव बीन इशू, मतलब कि लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लें। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी यहाँ पे मानी जाएगी 10 अक्टूबर, मतलब कि 10 अक्टूबर तक हमारी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, फिर तो वो 10 अक्टूबर मान लेंगे। ओके, अब जैसे कि एक और एग्जांपल है कि हमें एडवांस रिसीव हुआ 1 नवंबर को और गुड्स रिमूव हुआ और इनवॉइस इशू हो गया 15 नवंबर को। तो हमने पढ़ा कि एडवांस मनी से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होता। एडवांस मनी को हम नहीं देखते हैं कि वो हमें मतलब कि मिल गया। एफसीएम के केस में एडवांस मनी पर हम टैक्स नहीं देते हैं। जब हमें हाथों हाथ मिलता है एडवांस मनी तो हम हाथों हाथ टैक्स नहीं पेमेंट करते। जब हमारी सप्लाई कंप्लीट हो जाती है तब हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टाइम सप्लाई की जो डेट होगी वो 15 नवंबर होगी, 1 नवंबर नहीं। ठीक है।
अभी हम लोगों ने रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर सारा भी जितना भी प्रोविजन था वो पढ़ लिया, उसका एग्जांपल देख लिया। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जब सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होती है। उस तीनों कंडीशन में से जो भी पहले हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी। सबसे पहला है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, मतलब कि जब हमें गुड्स रिसीव्ड हो गया। दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो सबसे पहला क्या है हमारा कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। अगर हमें इनवॉइस की डेट नहीं पता है, मतलब कि अभी तक हमें पेमेंट भी नहीं मिला और उसके ऊपर इनवॉइस भी इशू नहीं किया गया, कुछ भी नहीं पता है हमें, तो हम वहां पे लेंगे कि हमें जब गुड्स रिसीव हुआ है उस दिन की डेट को लेंगे। और दूसरा है हमारा डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट के डेट को हम मान लेंगे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो डेट ऑफ पेमेंट कैसे देखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे। डेट ऑफ पेमेंट शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट। डेट ऑफ पेमेंट को लेने के लिए हम दो दो डेट को, मतलब दो चीज को देखेंगे। उसमें से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा डेट ऑफ पेमेंट का डेट निकल जाएगा। सबसे पहला, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, मतलब कि कैश बुक में उसने अपना रिकॉर्ड कर दिया है उस डेटा को। उसके बाद फिर डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड टू द रेसिपेंट्स बैंक अकाउंट, और पासबुक में जिस दिन कैश बुक में रिसीव हुआ, मतलब जिस दिन कैश बुक में उसने लिखा है और पासबुक में लिखा है, उस दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। इन सिंपल माने मतलब यहाँ पे हो गया कि आप कैश बुक में जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो और पासबुक में जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें से जो भी आपका अर्लियर डेट होगा वही आपका डेट ऑफ पेमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद है कि 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लायर, मतलब कि अगर अभी आपने पेमेंट नहीं की तो उस केस में क्या होगा। उस केस में होता है कि इनवॉइस के इशू, जब इनवॉइस सप्लायर जब इनवॉइस इशू कर देता है उसके 31st डे तक आपका जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लायर। तो ये 3 कंडीशन जहां फुलफिल हो जाएगी, मतलब सॉरी, ये तीनों कंडीशन में से जो भी पहले होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन यूजिंग द अबव, इट शैल बी द डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब कि अगर रेसिपेंट ने सही से रिकॉर्ड नहीं किया, अपना कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया है, अकाउंट्स का रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा जो है गुड्स हमें कब रिसीव हुई या पेमेंट की डेट क्या है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं पता है, तो उस केस में ये तो जाहिर है कि रेसिपेंट अपना एक्सपेंस तो जरूर रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अगर वो अपना खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेगा तो उसको टैक्स का डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो जब वो अपने बुक ऑफ अकाउंट में अपना खर्चा वगैरह दिखाएगा तो उसी दिन को हम मान लेते हैं कि हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है। ओके। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है जो हम लोग देख लेते हैं, तो हमारी एग्जांपल से जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो क्या है कि सप्लायर इनवॉइस डेट, सप्लायर जो है वो अपनी इनवॉइस 4 मई को इशू कर रहा है और गुड्स जो है वो 12 मई को हमें रिसीव हो रही है और पेमेंट जो है वो हमारी 30 मई को हुई है। तो इन तीनों में आरसीएम के केस में जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं और वो केस आरसीएम का होता है तो हम 3 कंडीशन देखते हैं, उस तीनों में से जो भी अर्लियर होता है वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती है। तो इसमें से क्या अर्लियर है बताओ। जैसे कि रिसीट ऑफ गुड्स 12 मई को रिसीव हुआ है, गुड्स का रिसीट जो है वो हमें 12 मई को रिसीव हुआ है, पेमेंट हमें 30 मई को रिसीव हुई है। और और सबसे लास्ट जो था कि जब इनवॉइस इशू होता है तो उसे 31st डे जो होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो हमारा इनवॉइस जो है वो 4 मई को इशू हुआ था, तो 4 मई से हमारा क्या होगा, इनवॉइस का 31st डे तो 4 जून होगा वो, तो इसमें जो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो होगी 12 मई। ओके, क्योंकि वो अर्लियर है इस सब में से। जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सेक्शन 12 था। सेक्शन 12 में सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में था। एफसीएम और आरसीएम दोनों हम लोगों ने कवर कर लिया और उसके एग्जांपल भी समझ लिए। अब हम यहाँ पे करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सर्विस की सप्लाई हो रही है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो उस केस में हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। इसमें भी 2 केस आता है। सबसे पहला केस है कि इनवॉइस इशू विद इन द टाइम पीरियड, जो इनवॉइस मतलब कि अगर टाइम दे रखी है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमारा इनवॉइस अगर इशू हो जाता है तो तो हम क्या टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, जब हमारी डेट ऑफ इनवॉइस इशू हो रही है, और डेट ऑफ पेमेंट, इस दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाए। जब हम सर्विस की सप्लाई मतलब जब हम सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उस केस में जो हमारा इनवॉइस इशू होता है तो वहां पे टाइम पीरियड क्या होती है, या तो आप सर्विस के पहले इशू कर दो इनवॉइस, यानी तो सर्विस होने के 30 दिन के अंदर में आप विद इन द 30 डेज आपको इनवॉइस इशू कर देना। और अगर कोई बैंकिंग कंपनी वगैरह है तो उसके लिए 30 डेज नहीं होता, उसके लिए 45 डेज होता है। ओके। तो वहां पे जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो या तो डेट ऑफ इनवॉइस या तो डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसको मान लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा केस है इनवॉइस नॉट इशू विद इन द टाइम लिमिट। अगर 30 डेज और 45 डेज के अंदर अंदर हमारा इनवॉइस नहीं इशू होता है तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाए। तो यहाँ पे भी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब हमारी सर्विस कंप्लीट हो रही है वो डेट, और हमें पेमेंट रिसीव हो रही है वो डेट, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाए। इसमें एक पॉइंट है कि एडवांस प्रोविजन, जैसे कि हम लोगों ने एफसीएम में पढ़ा था कि जो एडवांस प्रोविजन हमें मिलता है, एडवांस मनी जो हमें रिसीव होती है उस पर हम जीएसटी में टैक्स पेड नहीं करते, लेकिन ऐसा सर्विस में नहीं होता। अगर हमको सर्विस में एडवांस पेमेंट रिसीव हो जा रही है, जिस समय एडवांस पेमेंट रिसीव हो रही है हम लायबल हो जाते हैं टैक्स पेड करने के लिए, हाथों हाथ हमें टैक्स पेड करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी कुछ केसेस है, अगर हमारा जो पेमेंट है वो 1000 या 1000 से कम है तब हम उस समय छोटे अमाउंट पे हम टैक्स
हाथों हाथ पेड नहीं करते हैं, एट द लास्ट पेड करते हैं, पूरा लमसम अमाउंट पे पेड करते हैं। लेकिन अगर हमारा 1000 से ज्यादा पेमेंट होता है तो उस केस में हम एडवांस मनी को जैसे एडवांस मनी हमें रिसीव होती है वैसे ही पेड कर देनी पड़ती है। ओके, अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, तब अंडरस्टैंडिंग हमारी और सही हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों को उसका एग्जाम्पल देखना है कि अगर हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कोई सर्विस दी जा रही है तो उस केस में हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। यहाँ पे एक बुकिंग हो रही है एडवांस में 6 मई को 3000 की। उसके बाद जो फंक्शन हमारा हेल्ड हुआ है वो 15 सितंबर को हेल्ड हुआ है, जिसका टोटल अमाउंट है 15,000 रुपए। इनवॉइस जो है वो हमारा 27 अक्टूबर को इशू हुआ है, तब तक हमारा अभी बैलेंस भी बचा हुआ है। और बैलेंस पेमेंट जो है वो 3 नवंबर को इशू हुआ है 12,000। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है या नहीं इशू हुआ। तो फंक्शन हमारा हेल्ड हो गया था 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर के से विद इन द 30 डेज हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, मतलब कि 15 अक्टूबर तक इशू हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं है, 27 अक्टूबर को इशू हुआ, तो इसका मतलब कि हमारा जो इनवॉइस है वो लेट इशू हुआ है। तो जब हमारा इनवॉइस लेट इशू होता है तो हम दो कंडीशन देखते हैं, एक तो प्रोविजन और पेमेंट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होता है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे दो बार अमाउंट हमें रिसीव हुई, एक एडवांस में रिसीव हुई है और फिर एक बैलेंस रिसीव हुई। जो हमारी एडवांस में रिसीव हुई है 3,000, वो 6 मई को रिसीव हुई है, और हमारा जो सर्विस है वो कब कंप्लीट हुआ है, 15 सितंबर को कंप्लीट हुआ है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, तो मई 6 हो गया। उसके बाद फिर जो बैलेंस हमारा 12,000 रुपये रिसीव हुआ था, वो उसमें से कैसे होगा, पेमेंट जो है हमें 3 नवंबर को मिली थी, और जो हमारा सर्विस कंप्लीट हुआ था वो 15 सितंबर को हुआ था। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाए। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई जो होगी वो 15 सितंबर होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कैसे टाइम ऑफ सप्लाई हम मानते हैं। देखो, इसमें दो केस होता है, एक होता है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस और एक होता है नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। दो केस मानते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस होता है उसमें दो केस आता है, या तो एक बार सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है और एक बार रेसिपेंट इनवॉइस इशू कर रहा है। जैसे कि आरसीएम में, तो कभी कभी जब आरसीएम में हम पेमेंट करते हैं तो सप्लायर जो होता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो इनवॉइस जो है वो इशू नहीं कर पाता है, तो रेसिपेंट सेल्फ इनवॉइसिंग करता है। तो ये दो कंडीशन देखना है, जब हमारा सप्लायर खुद इनवॉइस इशू करता है तो वहां पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर द सप्लायर, जिस दिन पेमेंट हो रही है वो, और जब सप्लायर जो इनवॉइस इशू कर रहा है उससे 61st डे जो हमारा होगा वो, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और अगर यहीं पर रेसिपेंट खुद जो है वो इनवॉइस इशू कर रहा है और सप्लायर नहीं कर रहा है, तो इस केस में जो ये तो डेट ऑफ पेमेंट तो देखेंगे देखेंगे, और ये 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपेंट देखेंगे, ना सप्लायर देखेंगे। ओके, ये जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है वो हमारी नॉन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस की। अब एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस की कंडीशन क्या होती है, और वो होता क्या है, इफ द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर हमारा जो सप्लायर है वो कहीं बाहर है, मतलब इंडिया से बाहर है, तो टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ एंट्री, जब हमारी एंट्री हो रही है, मतलब पेमेंट जब हो रहा है हमारा वो, और जब हम अपने कैश बुक और पासबुक में हम दिखा रहे हैं जो भी अर्लियर होगा कैश बुक और पासबुक में से जो भी डेट अर्लियर होगी वो, और जब हमारा पेमेंट हो रहा है इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाए। इसके ऊपर भी हम एग्जाम्पल देख लेते तो समझ में आ जाए। जैसे कि एग्जांपल है कि कंपनी रिसीव अ लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट, किसी लॉयर से, किसी एडवोकेट से एक लीगल सर्विस कंपनी ने रिसीव की है। इनवॉइस डेट बाय एडवोकेट, एडवोकेट ने जो इनवॉइस डेट बनाई है वो 7 जुलाई को बनाई है, और पेमेंट जो है उसने 11 नवंबर को की है। तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द इनवॉइस इशू बाय द सप्लायर। ओके, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले नॉन एसोसिएट इंटरप्राइजेस है, और यहाँ पे जो हमारा सप्लायर है वो रजिस्टर्ड और खुद वही इनवॉइस इशू कर रहा है। तो पेमेंट डेट क्या है हमारा, 11 नवंबर है पेमेंट डेट हमारी, और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस 7 जुलाई है। 7 जुलाई से 61st डे जो हमारी होगी वो 6 सितंबर आएगी यहाँ पर। तो जो 6 सितंबर और 11 नवंबर इसमें से जो भी अर्लीस्ट होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो 6 सितंबर है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो टैक्स मस्ट बी पेड इन सितंबर रिटर्न, जो हमारा सितंबर है उसमें सितंबर मंथ है उसके रिटर्न में हमको अपनी टैक्स की पेमेंट कर देनी है। ओके, जैसे कि हम अदर स्पेशल केसेस है कि इस टाइम में हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं, जैसे कि सप्लाई ऑफ वाउचर, इसका जो लॉ है वो डिलीट हो चुका है, इसके बारे में हम लोगों को उसमें नहीं पढ़ना है। दूसरा है एडिशनल वैल्यू इंटरेस्ट लेट फीस, अगर हमको कोई पेमेंट हम सही से नहीं कर पा रहे तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट लगता है या फिर लेट फी पे करनी पड़ती है, तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, चाहे वो आपकी गुड्स की सप्लाई है चाहे वो सर्विस की सप्लाई, इन दोनों का जो प्रोविजन है वो एक होता है। डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जिस दिन सप्लायर वो पेमेंट रिसीव कर रहा है, जो इंटरेस्ट है या फिर लेट फीस है या पेनल्टी है, उसकी पेमेंट वो रिसीव कर रहा है, उसी दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब इसमें से कोई भी लॉ नहीं लग रहा है, तो इसके मतलब कोई भी लॉ नहीं लग रहा है, कोई भी प्रोविजन नहीं लग रहा है। रेसिडेंट केसेस में क्या होता है कि अगर एक periodical रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, डेट ऑन व्हिच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, अगर हमें बता रखा है कि आपको periodically रिटर्न फाइल करना है, तो जिस दिन आप मतलब कि अगर आप इसका केस मतलब ये है कि अगर आप कोई
आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल हो बट आप रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, तो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, कैसे माना जाएगा? अगर आप हो गए हो उसके बाद पेमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहला कि पीरियोडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल। अगर आपको पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करनी थी तो जिस दिन आप फाइल कर रहे हो उस दिन को आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। और दूसरा केस, जिस दिन आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हो उस दिन मान लेंगे। ओके, तो ये दो केस होता है। जिस दिन अगर आप पीरियोडिकली रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपका जिस दिन रिटर्न फाइल हो रहा है उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और अगर कोई और केसेस के अलावा, पीरियोडिकल रिटर्न के अलावा, तो हम जिस दिन टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन में लायबल, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए और हमने अपनी पूरी की पूरी टैक्स की पेमेंट कर दी, तो जिस दिन टैक्स की पेमेंट हो रही है वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक क्लियर होता है।